चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे हमारे सेशन को। आज हम 7 मार्च के सभी करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड तक सेशन को देखिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, चेकआउट कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को और पीडीएफ ले लीजिएगा, आपको जरूरत पड़ेगी आज के सेशन की पीडीएफ की, तो चेकआउट कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को। हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ और 7 मार्च के सभी फैक्ट यहां पर हम आराम से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अलग अलग राज्यों में राज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई है। राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में देखने को मिलता है? तो रिसेंटली भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने काफी सारे राज्यों में गवर्नर अपॉइंट किए हैं, काफी सारे राज्यों के गवर्नर को ट्रांसफर किया है अदर राज्यों में, हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम ये जान लें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 155 है जो कि गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 155 में उल्लेखित है कि गवर्नर की नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है मंत्री परिषद की सलाह पर। कब तक का कार्यकाल होता है गवर्नर का? तो देखिए, गवर्नर का जो कार्यकाल होता है ना, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे गवर्नर अपने पद पर रहेंगे। अब बात आती है कि प्रेसिडेंट कब तक चाहेंगे, तो प्रेसिडेंट सारे काम मंत्री परिषद की सिफारिश पर करते हैं। तो जो कैबिनेट कहेगी, सेंट्रल कैबिनेट जो कहेगी, तब तक अगर कह देती है हटा दो, तो फिर प्रेसिडेंट किसी भी राज्य से राज्यपाल को हटा भी सकते हैं। नॉर्मल केस में 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, लेकिन संविधान में कार्यकाल फिक्स नहीं है गवर्नर का। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 155 है जो कि गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान करता है। नियुक्त कौन करते? तो भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। इजी। तो अभी भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 9 राज्य और यूनियन टेरिटरी में गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए हैं। एक एक करके हम इनकी बात कर लेते हैं कि कौन कौन है। तो देखिए, शिव प्रताप शुक्ला, सबको याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं। ये अभी तक हिमाचल प्रदेश राज्य के गवर्नर थे, अब इनको तेलंगाना राज्य के गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। फिर जिष्णुदेव वर्मा, ये तेलंगाना के गवर्नर थे, इनको महाराष्ट्र का गवर्नर बना दिया गया। फिर एक नई नियुक्ति की गई नंद किशोर यादव की, जो कि नागालैंड के गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, इनकी बात करें तो ये बिहार के गवर्नर बनाए गए। विनय कुमार सक्सेना, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दिल्ली के और अब इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है यूनियन टेरिटरी लद्दाख का। इनके अलावा तरनजीत सिंह संधू, ये फॉर्मर एम्बेसडर रहे हैं इंडिया के, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बने दिल्ली में। फिर RN रवि, ये तमिलनाडु के गवर्नर थे, इन्हें ट्रांसफर किया गया और वेस्ट बंगाल के गवर्नर बनाए गए। इनके बाद आते हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, केरला के गवर्नर थे, अब इनको एक्टिंग गवर्नर बनाया गया है तमिलनाडु का, कार्यवाहक। फिर कविंदर गुप्ता की बात करें तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे लद्दाख के, जिनको अपॉइंट किया गया है गवर्नर हिमाचल प्रदेश राज्य का। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला आपको पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी, तो एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिएगा, वहां से ले लीजिएगा और इनको एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये काफी सारे, तो एक बार में याद नहीं होंगे, एक बार पढ़िएगा आराम से पीडीएफ में से, तो शायद आपको याद हो जाए। आगे आएंगे हम। संयुक्त राष्ट्र महिला 2026 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कानूनी अधिकार प्राप्त थे? एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन विमेन। यूनाइटेड नेशन का ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करने वाली संस्था है। तो इसके द्वारा जो रिपोर्ट निकाली जाती है वो है यूनाइटेड नेशन विमेन रिपोर्ट, हर साल आती है। अभी ये 2026 की रिपोर्ट आई है और इसमें बताया गया है कि अगर लीगल राइट्स की बात करें और कंपेयर करें महिला और पुरुषों में, तो महिलाओं को पुरुषों से अगर कंपेयर करें तो केवल 64% ही लीगल राइट महिलाओं को पूरे वर्ल्ड में प्राप्त है। मतलब अगर वर्ल्ड में पुरुषों को 100% लीगल राइट है, तो महिलाओं में अगर कंपेयर करते हैं तो महिलाओं को केवल 64% ही लीगल राइट दिए गए। तो जो हम वर्ल्ड में इक्विलिटी की बात करते हैं महिला और पुरुषों के बीच में, एक्चुअल अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखें तो वो अभी वर्ल्ड के देशों में देखने को नहीं मिल रही है।
यह कहती है यूनाइटेड नेशन विमेन रिपोर्ट 2026। काफी सारी चीजों को एड्रेस किया गया है, काफी सारी चीजों को बताया गया है, काफी सारी की पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है इस रिपोर्ट में। एक एक करके जो मेन है एक बार हम देख लेते हैं। तो रिपोर्ट क्या कहती है? पहला जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ग्लोबल लेवल पर अगर मेन और विमेन की कंपैरिजन करते हैं तो 64% ही लीगल राइट महिलाओं को दिए गए। कानून की नजर में अभी भी जो स्त्री और पुरुष है उनमें भेदभाव देखने को मिल रहा है, मतलब समान नहीं है। और दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर फुल लीगल इक्विलिटी महिला और पुरुषों को मिली हुई है। मतलब यूरोप के विकसित देश या फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश कोई भी नहीं है जहां पर मैन और विमेन को बराबर लीगल राइट हो। लीगल इक्विलिटी 100% किसी भी देश में नहीं है। 54% कंट्रीज में जो रेप की एक्चुअल डेफिनेशन है ना, वो कंसेंट पर आधारित नहीं है, मतलब सहमति से नहीं बनाई गई है, इच्छा से कुछ भी बना दी है। 54% आधे से ज्यादा देशों में, वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 75% देशों में, 75% देशों में चाइल्ड मैरिज की अभी भी अनुमति, मतलब 75% कंट्रीज वर्ल्ड में ऐसी है जहां पर अभी भी बाल विवाह हो रहा है। 44% देशों में इक्वल पे जो होता है इक्वल वर्क के लिए स्त्री और पुरुष को, उसका कोई भी लीगल प्रावधान नहीं है। कितने? 44%, ऑलमोस्ट आधे। पिछले 2 सालों में जो सेक्सुअल वायलेंस है महिलाओं के खिलाफ वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इन सभी चीजों को अपनी रिपोर्ट में बताया है यूनाइटेड नेशन विमेन ने। एक गंभीर समस्या की तरफ इन्होंने इशारा किया है कि भैया एक्चुअल में जो हमको दिख रहा है ना कि भाई विमेन एम्पावरमेंट की पूरे वर्ल्ड में बात की जा रही है, ऐसा ग्राउंड लेवल पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये यूनाइटेड नेशन विमेन की रिपोर्ट है। यूनाइटेड नेशन का एक इंस्टीट्यूशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया विमेन एम्पावरमेंट के लिए, जेंडर इक्विलिटी के लिए काम करने वाली यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में देखने को मिलता है। तो कैजुअल पॉइंट है 64% वाला इक्विलिटी, लीगल इक्विलिटी का, उसको याद रखना, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में जनगणना 2027 के लिए लॉन्च किए गए शुभंकर के नाम क्या है? तो इस साल के एंड में सेंसस शुरू किया जाने वाला है, जनगणना शुरू की जाने वाली है। 2026-27 की जनगणना है, तो वैसे अभी शुरू हो जाएगी इस साल के एंड में और 2027 में इसका दूसरा फेज आयोजित किया जाएगा। तो 2027 की जो नई जनगणना है ना, हाल ही में इसके लिए 2 मैस्कॉट जारी किए गए, एक मेल है और एक फीमेल है। फीमेल को नाम दिया गया है प्रगति और मेल को नाम दिया गया है विकास। तो प्रगति और विकास ये 2 मैस्कॉट घोषित किए गए हैं हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। इसे दिल्ली में लॉन्च किया गया, मेल और फीमेल, प्रगति और विकास। ठीक है, तो एक तो 2 मैस्कॉट लॉन्च किए गए, साथ ही साथ 4 डिजिटल टूल्स लॉन्च किए गए ताकि सेंसस को सही तरीके से कंडक्ट करवाया जा सके। मैस्कॉट के नाम तो हमको समझ में आ गए, ठीक है ना। जो मैस्कॉट है सीडेक के द्वारा विकसित किए गए हैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, तो इसके द्वारा विकसित किए गए हैं। और 2027 में जो सेंसस होने वाला है पूरी तरीके से डिजिटली सेंसस होने वाला है, पहला इंडिया का जो कि डिजिटल सेंसस, इंडिया का पहला। बेसिक फैक्ट देखेंगे हम, लेकिन पहले हम देखें कि 30 लाख से ज्यादा जो वॉलंटियर्स हैं, जो कर्मचारी है, वो पूरे देश में जनगणना का काम करने वाले। 4 जो डिजिटल टूल्स जारी किए गए हैं जनगणना के लिए, उसमें से एक है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर, HLBC, मतलब सैटेलाइट मैप के माध्यम से जो मकान है उनको एग्जैक्ट लोकेशन तय करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। एक है HLO मोबाइल एप्लीकेशन, इसमें होगा कि जो गणना करने वाले अधिकारी है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन में इसमें फीड करेंगे। फिर एक है ऐसी पोर्टल, इसकी बात करें तो पहली बार जो नॉर्मल आम जनता है ना, वो भी अपनी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन भर सकती है जनगणना में। और इसके अलावा CMMS पोर्टल को लॉन्च किया गया है ताकि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो निगरानी कर सके पूरी जनगणना की। तो ये 4 टूल्स जारी किए गए और 2 मैस्कॉट जारी किए गए। मैस्कॉट का नाम आपको याद रखना चाहिए, प्रगति फीमेल और मेल है विकास। अच्छा, जनगणना की बात कर लें कैजुअली,
तो 2027 की जो जनगणना है वो 16वां सेंसस है देश का, लेकिन स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। लेकिन जब से शुरू हुई है ये 16वीं जनगणना है इंडिया की। इसके बाद अगर हम फेज देखें तो दो फेज में आयोजित की जाएगी। 1 अक्टूबर 2026 में पहला फेज शुरू होगा। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर भारत में इन राज्यों और यूटी में पहले जनगणना होगी, और फिर सेकेंड स्टेज में बाकी के इंडिया में जनगणना करवाई जाएगी। वो नेक्स्ट ईयर 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। ठीक है, तो ये जो सेंसस है पहली बार डिजिटल सेंसस होगा पूरे इंडिया में, और 34 लाख प्लस एम्प्लॉय इस सेंसस में भाग लेने वाले हैं, और ऑलमोस्ट 1,30,000 जो कर्मी है वो डिजिटल डिवाइस के माध्यम से डेटा को इकट्ठा करेंगे। तो पूरी तरीके से पहला डिजिटल सेंसस होने वाला है 2027 का। ठीक है, दो फेज में, पहला अक्टूबर में शुरू हो जाएगा इस साल, और फिर सेकेंड फेज नेक्स्ट ईयर। टाइम पत्रिका द्वारा जारी विमेन ऑफ द ईयर 2026 लिस्ट में किस भारतीय को शामिल किया गया है? टाइम पत्रिका है ना, यूएसए की एक मैगजीन है, इसके द्वारा हर साल विमेन ऑफ द ईयर की लिस्ट निकाली जाती है। 2026 में इस लिस्ट में एक इंडियन को शामिल किया गया है जिनका नाम है सफीना हुसैन। अब सफीना हुसैन की बात करें ना, तो ये जो विमेन एजुकेशन है, गर्ल एजुकेशन है, उसके लिए काम करने के लिए इनको जाना जाता है। इनकी एक संस्था बहुत ही फेमस है, एजुकेट गर्ल्स, इसी की फाउंडर है सफीना हुसैन। लास्ट ईयर 2025 में जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था ना, भारत में पहली बार एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है, और वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था? एजुकेट गर्ल्स। 2025 का लास्ट ईयर रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, पहली बार किसी ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया में मिला है, एजुकेट गर्ल्स। इसकी फाउंडर है ऑर्गेनाइजेशन की सफीना हुसैन। 2026 में इनको टाइम मैगजीन में जगह दी गई है। इस बार टाइम मैगजीन में 16 महिलाओं को वर्ल्ड से चुना गया है, और इसमें से एकमात्र इंडियन वीमेन है सफीना हुसैन। ऐसी महिलाएं जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग अलग फील्डों में काम किया हो, ह्यूमैनिटी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपना योगदान दिया हो, तो ऐसी किसी महिला को जो टाइम्स पत्रिका द्वारा है विमेन ऑफ द ईयर की लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो ये हर साल आती है, इस बार 16 महिलाओं को शामिल किया गया, और एक महिला इंडिया से सफीना हुसैन। इनकी एजुकेट गर्ल्स नाम की संस्था 2007 में बनी थी, राजस्थान से शुरू हुई थी। पहले इन्होंने 50 गांवों को कवर किया, लेकिन वर्तमान में इंडिया के 12 राज्यों में 30,000 से ज्यादा गांवों तक ये पहुंच गई है ना। जो बालिकाएं हैं, जो बच्चियां हैं, छात्राएं हैं, जो कि बीच में अपना एजुकेशन ड्रॉप आउट ले लेती है किसी भी कारण से, उनको वापस स्कूल से जोड़ना, उनको स्कूल तक लेकर आना, और रूरल एरिया में स्पेशली लड़कियों की पढ़ाई के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। 20 लाख से ज्यादा लड़कियों को वापस स्कूल भेजा जा चुका है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और 2035 तक 10 मिलियन जो लड़कियां स्कूल पहुंचे, ये इस संस्था का मुख्य लक्ष्य है। तो एजुकेट गर्ल्स, और इसकी फाउंडर है सफीना हुसैन। ठीक है, इनकी एक किताब भी बहुत फेमस है, एवरी लास्ट गर्ल, अ जर्नी टू एजुकेट इंडिया फॉरगॉटन डॉटर्स। ये बुक है इनकी, तो इन्हें याद रखिएगा, पूछा जा सकता है इनके बारे में, सफीना हुसैन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, रेमन मैग्सेसे वाला। टाइम मैगजीन यूएसए की एक पत्रिका है, 1923 में इसकी स्थापना की गई थी, और न्यूयॉर्क सिटी में इस संस्था का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। इजी, ठीक है। एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिएगा, यहां से पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी आज की, और इसके अलावा होली की सेल आपके लिए कंटिन्यू है क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन पर, तो चेकआउट कीजिएगा। लास्ट 2 दिन बचे हैं आपके लिए, 8 तारीख को ये कल खत्म हो जाएगी। अभी सारे कोर्सेज आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस पर देखने को मिल जाएंगे, तो चेकआउट कीजिए। और इसके अलावा स्पेशली आप इंडियन पॉलिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप कॉम्बो कोर्स में कंप्लीट हिस्ट्री को भी ज्वाइन कर सकते हैं, काफी अफोर्डेबल प्राइस में ये भी आपको मिल जाएंगे। और ज्योग्राफी, आपको इंडियन ज्योग्राफी ज्वाइन करना है तो वो मिल जाएगी, और इंडियन प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये भी अभी आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाएगी। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इनको डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। जाइए, चेकआउट कीजिए, एप्लीकेशन को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कल लास्ट डे, और उसके बाद हो सकता है आपको प्राइस में वापस हाइक देखने को मिले, तो अभी आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी आपकी क्वेरी है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।
ठीक है, तब तक आइए हम चलते हैं आगे। प्रसिद्ध हट्टी रसाला महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? हट्टी रसाला महोत्सव की बात करें तो इसका आयोजन किया जाता है महाराष्ट्र राज्य में। होली का जो अगला दिन होता है ना, उसे महाराष्ट्र के जालना में कहा जाता है धूलिवंदन। धूलिवंदन का दिन है ये, होली का अगला दिन। तो इसी दिन महाराष्ट्र के जालना में स्पेशली एक ऐतिहासिक हट्टी रसाला उत्सव का आयोजन किया जाता है। और ये हिस्टोरिक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको 138 साल पूरे हो गए इस साल, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। 138 ईयर्स इन्होंने पूरे किए। तो ये एक फैक्ट है जो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 138 साल काफी लंबा समय होता है। तो ये हट्टी रसाला उत्सव जालना में आयोजित किया जाता है। एक पारंपरिक जुलूस है, होली के अगले दिन निकाला जाता है, ठीक है ना। मुख्य आकर्षण जो है ना, एक हाथी की प्रतीकात्मक सवारी का आयोजन किया जाता है। क्या होता है, एक प्रतीकात्मक राजा बना दिया जाता है और उसके प्रधानमंत्री को बैठाया जाता है हाथी के ऊपर और उनकी सवारी निकाली जाती है। और बाकी जितने भी लोग होते हैं, क्योंकि एक रिलीजियन फेस्टिवल है, तो जितने भी लोग होते हैं वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं और रंगों से फिर खेला जाता है इस पूरी यात्रा में या सवारी में। तो इसे कहा जाता है हट्टी रसाला उत्सव। महाराष्ट्र के जालना में आयोजित किया जाता है और 138 साल इस साल इसने पूरे किए हैं, ठीक है। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। देवेंद्र फडणवीस सीएम के पद पर हैं। 2 डिप्टी सीएम है अभी रिसेंटली। सुनेत्रा पवार पहली डिप्टी सीएम बनी है महिला, और एकनाथ शिंदे भी डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र में। 288 विधानसभा की सीटें हैं महाराष्ट्र में, 48 लोकसभा की और 19 राज्यसभा की सीटें देखने को मिलती है। आगे चले। जीआई टैग प्राप्त कार्बी आंगलोंग अदरक का पहली बार लंदन में एक्सपोर्ट किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह जीआई टैग प्राप्त एक प्रोडक्ट है, एक अदरक है, कार्बी आंगलोंग अदरक। इसे एक्सपोर्ट किया गया है लंदन में और यह उगाई जाती है भारत के असम राज्य में। असम में क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में जूम की खेती के माध्यम से इस अदरक को उगाया जाता है। बहुत ही फेमस है। जीआई टैग 2015 में दिया जा चुका है अदरक की इस प्रजाति को। तो असम के कार्बी एंगलोंग जिले में उगने वाली अदरक को पहली बार इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड किया गया है, एक्सपोर्ट किया गया है यूके के लंदन में। ऑलमोस्ट 1.2 मेट्रिक टन का एक ट्रायल कंसाइनमेंट भेजा गया लंदन में और यहीं से इस अदरक की इंटरनेशनल स्पाइस मार्केट में अभी एंट्री हुई है, ठीक है। क्या होता है कि असम का एक अदरक है, अदरक की किस्म है असम की, 2015 में जीआई टैग दिया जा चुका है। एक्चुअल में कार्बी एंगलोंग जिले में उगाई जाती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कार्बी एंगलोंग जिंजर या अदरक, ठीक है। असम में सिंहासन हिल्स पर जूम की खेती या फिर टीला खेती के माध्यम से इसे उगाया जाता है। जूम की खेती जंगलों को काट कर की जाती है, ये मैं आपको काफी बार समझा चुका हूं। अब इस अदरक में क्या होता है कि ऑयल कंटेंट ज्यादा होता है, तो इसकी सुगंध बहुत तेज है और इसका तीखापन भी देखने को मिलता है और औषधि गुण है, इसीलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इस अदरक का यूज किया जाता है। तो कहां की अदरक है? यह अदरक है असम राज्य की, जिसका नाम है कार्बी एंगलोंग जिंजर। जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, ऐसे किसी प्रोडक्ट को दिया जाता है जो कि किसी विशेष क्षेत्र में वहां के क्लाइमेट के कारण, वहां की मिट्टी के कारण या किसी और चीज के कारण वो बहुत ज्यादा फेमस होता है, उसमें कुछ यूनिक गुण होता है किसी क्षेत्र में पाए जाने के कारण, तो ऐसे किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जा सकता है। इसके लिए प्रॉपर एक एक्ट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, इसके तहत जीआई टैग दिया जाता है। पहली बार जीआई टैग दिया गया था 2004 में दार्जिलिंग की चाय को, पहला प्रोडक्ट। और कार्बी एंगलोंग जिंजर की बात करें तो इसको 2015 में दिया गया था जीआई टैग। जीआई टैग जो है ना, वैलिडिटी 10 साल की होती है, उसके बाद उसको रिन्यू करवाने की जरूरत पड़ती है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 2026 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की यहां पर बात की जा रही है। 2026 में इसने अपना 176 स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया। इतिहास अगर उठा के देखें तो 4 मार्च 1851 में अंग्रेजों के शासनकाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसने स्थापित किया था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है ना।
तो 176 फाउंडेशन डे 4 मार्च 2026 को मनाया गया। अच्छा, उद्देश्य क्या, संस्था क्या करती है? तो भारत में मिनरल रिसोर्सेस की खोज करना, जियोलॉजिकल सर्वे करना, ये इस बॉडी का काम है, एक साइंटिफिक एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में देखने को मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत ये कार्य करती है और डायरेक्टर जनरल है असित साहा वर्तमान में। तो इसका 176 फाउंडेशन डे मनाया गया 4 मार्च 2026 को, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। इजी, ओके। सेबी ने भ्रामक पोस्ट की निगरानी के लिए कौन सा एआई टूल लॉन्च किया है? तो सेबी ने भ्रामक पोस्ट की निगरानी के लिए, स्पेशली ऐसी पोस्ट जो कि फिनफ्लुएंसर जो मिसलीडिंग पोस्ट होती है उनको बैन करने के लिए, उनकी निगरानी के लिए एक एआई टूल लॉन्च किया है सेबी ने, और इसे नाम दिया गया है सुदर्शन एआई टूल। अब आप बोलोगे सर ये फिनफ्लुएंशियल पोस्ट क्या होती है, या फिर ये मिसलीडिंग पोस्ट क्या है? तो देखिए, यहां पर दो वर्ड को मिलाकर ये वर्ड बनाया गया है, एक है फाइनेंस सेक्टर और सेकेंड इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर तो सुना ही होगा ना, तो इसको मिलाकर ये नया वर्ड क्रिएट कर दिया है जिसको फिनफ्लुएंसर कहा जाता है। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर यूट्यूब पर या इंटरनेट पर, ट्विटर पर, जो कि फाइनेंस एडवाइस देते वो कहलाते हैं फिनफ्लुएंसर। ठीक है, तो ये एक नया वर्ड है अलग तरीके का। तो इनके द्वारा जो पोस्ट की जाती है, अब देखिए क्या होता है ना कि जो फाइनेंशियल पोस्ट है ना, अकॉर्डिंग टू सेबी, अगर शेयर मार्केट की कोई टिप्स दे रहा है, कोई ट्रेडिंग टिप्स दे रहा है शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो वो तब दे सकता है जब वो सेबी रजिस्टर्ड हो व्यक्ति, तो ही वो लाइसेंस होना चाहिए सेबी का, तो ही वो टिप दे सकता है। लेकिन अभी जो वर्तमान में हम देख रहे हैं इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, ट्विटर, गूगल, जहां भी जाओ, कोई भी ज्ञान दे रहा है, कोई भी जिसको फाइनेंस का एबीसीडी भी नहीं पता है वो ज्ञान दे रहा है ना। तो ऐसे लोगों को अब इससे होता क्या है भाई कि कोई भी आम आदमी जो नया नया ट्रेडर है या फिर जो नहीं जानता है, वो फिर इनके झांसे में आता है और फिर अपना लॉस करवाता है शेयर मार्केट में, क्योंकि शेयर मार्केट तो ऐसा ही। तो फिर ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स है, उनकी जो मिसलीडिंग पोस्ट है उनको बैन करना, उनकी निगरानी करना, इसके लिए सेबी ने एक एआई टूल लॉन्च कर दिया जिसका नाम है सुदर्शन एआई टूल। इसके तहत अभी सेबी ने सोशल मीडिया से ऑलमोस्ट 1.2 लाख से ज्यादा पोस्ट हटाई है ना, 1,20,000 से ज्यादा पोस्ट को हटा चुका है सेबी इस एआई टूल के माध्यम से। तो आई होप समझ पाए होंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, एआई टूल क्या है और किस तरीके से काम करेगा। तो एआई टूल सुदर्शन का उपयोग किया जा रहा है डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए। ये जो एआई टूल है ना, अलग अलग लैंग्वेजेस में इंटरनेट पर मौजूद है। सारे ऑडियो विजुअल जो राइटिंग कंटेंट है उनको ट्रैक करता है और समझता है कि भाई ये मिसलीडिंग है और किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर ने की है जिसको सेबी का लाइसेंस नहीं है, तो फिर उसको हटाने का काम करेगा एआई टूल सुदर्शन। तो ये सेबी ने लॉन्च किया है। सेबी भारत में शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था है। 1988 में इसकी स्थापना कर दी गई थी, लेकिन एक वैधानिक निकाय स्टैच्यूटरी बॉडी 1992 के सेबी एक्ट के माध्यम से बनाया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। तुहिन कांत पांडे सेबी के वर्तमान में चेयरमैन है। आगे चलें। भारत के औषधि नियंत्रक जनरल के रूप में किसका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है? तो ये कौन है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इस पद पर कार्यरत है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। कौन है ये? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी है। इनका कार्यकाल अभी 2026 में खत्म हो रहा था, तो इनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है इनके पद पर। 1 मार्च 2026 में एक बार फिर से इनको एक साल का एक्सटेंशन मिला। इनकी पहले जो नियुक्ति हुई थी ना, पहली बार 23 फरवरी 2023 को हुई थी। तो 2023 में ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किए गए थे डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। ठीक है, देखिए जो अगर हम पद की बात कर रहे हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये भारत में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख होते हैं। ये संस्था है ना, भारत में अगर कोई नया ड्रग आता है तो उसको क्लियरेंस देना, चेक करना कि क्वालिटी है कि नहीं, स्टैंडर्ड है कि नहीं। इसकी क्लियरेंस के बिना कोई भी वैक्सीन और ड्रग इंडिया में पास नहीं होता है, इस संस्था की क्लियरेंस के बिना।
ये संस्था समझ में आ गया क्या काम करती है? इसका जो हेड होता है वो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कहलाता है, जिस पद पर 1 साल का एक्सटेंशन मिला है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को। तो दोनों चीजें समझ में आ गई। वैसे तो राजीव सिंह रघुवंशी पहले भी अलग अलग पोस्ट पे काम कर चुके हैं, लेकिन जो प्रेजेंट पोस्ट है वो याद रख लेना। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया भारत का एक प्रमुख ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है। भारत में नई ड्रग को मंजूरी देना, क्लाइंट जो क्लिनिकल ट्रायल्स रेगुलेशन है उसको बनाना और ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग करना, ये डीसीजीआई का मुख्य कार्य है। और संस्था की बात करते हैं तो ये भी भारत में मेडिसिन और मेडिकल डिवाइस की क्लियरेंस देना, है ना, जो ड्रग है, जो नई वैक्सीन आई है उनको क्लियरेंस देना, इसका का जो काम है वो इस संस्था के हाथ में है। संस्था को ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत बनाया गया है और इसके बाद इसको कुछ अलग अलग पावर्स दिए गए हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के तहत। तो 2 एक्ट के तहत ये बॉडी काम करती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत संस्था कार्य करती है और हेड वही जो अभी हमने बात की ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कहलाता है। ठीक है, आगे आइए। लास्ट क्वेश्चन, अट्टुकल पोंगल त्योहार कहां मनाया जाता है? तो भारत में अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल ये मनाया जाता है केरला स्टेट में। केरला में 10 दिन तक चलने वाला ये फेस्टिवल है जो कि अभी मनाया गया केरला में। ठीक है ना, अट्टुकल पोंगल महिलाओं का सबसे बड़ा धार्मिक समागम माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी विमेन गैदरिंग के रूप में देखा जाता है अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल को। कहां मनाया जाता है? केरला में। केरला में मलयालम महीने का एक मकाराम या फिर कुंभम जो महीना होता है, मलयालम महीना नॉर्मली ये मार्च में आता है ना, तो इस महीने में इसे मनाया जाता है। अट्टुकल भगवती टेम्पल माता जी को समर्पित एक त्योहार है, 10 दिन तक चलता है। देवी भगवती या कन्नकी के रूप में माता जी को पूजा जाता है। अट्टुकलम्मा माता जी को पुकारा जाता है, ये देवी पार्वती का ही रूप है। तो इनकी पूजा से संबंधित है अट्टुकल भगवती टेम्पल, तिरुवनंतपुरम केरला में स्थित है। देखिए इसका नाम जो अट्टुकल पोंगल पड़ा है ना, एक तो देखो अट्टुकल भगवती टेम्पल है तो यहां से अट्टुकल आया, और जो पोंगल वर्ड है ना एक्चुअल में एक भोग लगाया जाता है भगवान को 9वें दिन, चावल गुड़ और नारियल से बनाया जाता है और उसी को कहा जाता है भोग को मीठा प्रसाद पोंगला। तो यहां से ये नाम निकल के आया है अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल। तो वर्ल्ड में सबसे बड़ी विमेन गैदरिंग के रूप में देखा जाता है और 2009 में गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड इस फेस्टिवल के नाम पर है, क्योंकि 25 लाख महिलाएं एक साथ इकट्ठा हुई थी इस गैदरिंग में या इस उत्सव में। तो गिनेज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अट्टुकल पोंगल केरला में मनाया जाता है, 10 दिन तक चलता है। इसके अलावा भी कुछ फेस्टिवल है जो कि केरला में मनाए जाते हैं, जैसे ओणम मनाया जाता है ना, विशु मनाया जाता है मलयालम न्यू ईयर के रूप में, कार्तिगाई नाम का त्योहार मनाया जाता है, सबरीमला टेम्पल फेस्टिवल मनाया जाता है शबरीमला टेम्पल में। तो ये भी केरल के अदर फेस्टिवल है। इजी। तो 7 मार्च के हमारे सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। देखें, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज फिन एलन किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर। फाइनल है इंडिया और न्यूजीलैंड का T20 वर्ल्ड कप में 8 मार्च को। आगे आइए, विश्व मोटापा एटलस 2026 रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में अधिक वजन और मोटापे के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो इंडिया 2nd प्लेस पर है। अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन सा बना जिसे WHO द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया? तो यह बना है चिली। हाल ही में मनाया गया डोल जात्रा त्योहार किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है होली से। निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च को मनाया जाता है। लोकसभा विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रविशंकर प्रसाद को। के दुआ का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह संबंधित थे पत्रकारिता। जनजाति कला महोत्सव 2026 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो यह आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत की पहली AI पावर्ड कौशल जनगणना किस नाम से लॉन्च की गई है?
तो यह है सक्षम कौशल जनगणना। और लास्ट क्वेश्चन था हमारा, चर्चा में रहा इचिनस गीजर जो कि 6 साल के बाद एक्टिव हुआ है, ये किस देश में स्थित है? तो ये यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ राइट नहीं लग रहा, येलो। ठीक है, चलो तो ये हो गए हमारे रिवाइज। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर क्या था? क्वेश्चन, हीराकुंड डैम कहां पर है? तो ये है ओडिशा में, महानदी रिवर पर देखने को मिलता है हीराकुंड डैम। दामोदर नदी का उद्गम होता है झारखंड से, छोटा नागपुर के पठार से। माधव नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन के हो गए आंसर आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। ध्यान से देखो, पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? और पौधों की कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तीनों क्वेश्चन के कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।